नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे हम देखते हैं कि नाउ दिस मेंबर इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। अ सर्कुलर बार ए बी सी डी इज रिजिडली फिक्स्ड एट ए एंड डी। ए और डी पे ये रिजिडली फिक्स्ड है एंड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस एज शोन इन द फिगर। ये हो गया आपके एक्सियल फोर्सेस 100 किलोन्यूटन 200 किलोन्यूटन। डिटरमाइन फोर्सेस इन ईच पोर्शन ऑफ द बार and the displacement of point B and C. Take elasticity 2000 kilonewton per mm square. Right? Now ये 2000 नहीं रहेगा, ये 200 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। करेक्ट? सो अब लास्ट वाले क्वेश्चन में और अभी के क्वेश्चन में हम डिफरेंस देखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपके ये जो दोनों एंड्स थे वो फ्री थे, मतलब कि लास्ट के क्वेश्चन में ऐसा था कि आपके ये दोनों जो एंड्स थे वो फ्री थे। अगर इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होते थे या फिर कोई भी फोर्स एक्ट होता था उसकी वजह से क्या होता था, आपका ये जो सेक्शन है, सपोज करो मैं इसको ए और सी नोट कर देता हूँ, तो सेक्शन ए और सेक्शन सी वॉज फ्रीली अलाउड टू मूव। बट यहाँ पे क्या है, ए और डी जो है सेक्शन, एक्सट्रीम एंड्स जो है वो फिक्स्ड है, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन डी, ये पॉइंट ए और पॉइंट डी जो है मूव नहीं हो सकते, वो वहीं पे फिक्स्ड हो जाएंगे। जो भी फोर्सेस इनके ऊपर एक्ट होगा 100 किलोन्यूटन या 200 किलोन्यूटन, जो भी फोर्सेस एक्ट होंगे, जो भी इसके ऊपर फाइनल रिजल्ट होगा, उसके वजह से इनके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो पॉइंट बी और सी के मूवमेंट में आएंगे। ए और डी के मूवमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो वहीं पर फिक्स्ड है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस इन लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। और एक चीज़ देखते हैं, वहाँ पे हम डेल्टा एल फाइंड करते थे, टोटल इलोंगेशन फाइंड करते थे, बट यहाँ पे डेल्टा एल विल बी ज़ीरो बिकॉज ए और डी, डेल्टा एल क्या है, टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार। तो टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार विल बी ज़ीरो बिकॉज ये क्या है, फिक्स्ड है। फोर्सेस जो भी एक्ट करेंगे उसकी वजह से बी और सी ही आपस में एडजस्ट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो भी इनके चेंजेस आएंगे वो यहीं पे होंगे, बट ए और डी जो रहेगा वो फिक्स रहेंगे और ओवरऑल टोटल चेंज इन लेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। राइट? सो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नाउ आई विल एक्सप्लेन द फर्दर पार्ट। नाउ क्या फाइंड करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी एंड सी, फोर्सेस इन मेंबर ए बी बी सी एंड सी डी। राइट? सो क्वेश्चन में इट वाज गिवन टू फाइंड द फोर्सेस इन ईच पोर्शन। तो इन ईच पोर्शन मतलब ए बी बी सी एंड सी डी में फाइंड करना है। राइट? सो इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में देखना है कि जब लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे तो स्टार्ट कहाँ से करते थे, हमें ये दिखता था कि एक्सट्रीम कंडीशन पे एक फोर्स होता था यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन पे जो भी फोर्स होता था उसको हम लोग कंसीडर करते हुए फिर इस तरफ भी वही फोर्स डालते थे, या फिर राइट साइड से जब सॉल्व करते थे तो एक्सट्रीम कंडीशन में एक फोर्स होता था तो उसका अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे लेके देन सॉल्व करते हुए उसके अकॉर्डिंगली ये रिजल्टेंट देख के फिर यहाँ पे हम लोग वो फोर्स डिसाइड करके सॉल्व करते थे। राइट? बट ये क्वेश्चन में तो हमको एक्सट्रीम कंडीशन पे फोर्स कोई दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करें। कोई फोर्स इस टाइम पे हमको ये एक्सट्रीम कंडीशन पे दिख नहीं रहा है, बट फोर्स है और वो फोर्स रिएक्शन के फॉर्म में है। राइट? सपोज करो ये 100 किलोन्यूटन 200 किलोन्यूटन जब लोड्स एक्ट हो रहे हैं तो उसके वजह से ये साइड के ऊपर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आता होगा, भले लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आ रहा है रिएक्शन, बट कुछ तो रिएक्शन आता होगा। सो वो रिएक्शन को हमको देखना है। उसी तरीके से ये सेक्शन पे भी कोई ना कोई रिएक्शन आता होगा, तो वो रिएक्शन को भी हम देखते हैं। तो चलो मैं अज्यूम करता हूँ कि लेफ्ट साइड में ये सेक्शन ए के ऊपर जो भी रिएक्शन आ रहा है दैट विल बी रिएक्शन आर ए इन लेफ्ट साइड। इसको मैं किलो न्यूटन में कंसीडर करता हूँ। चलो राइट, नाउ आर डी, इस सेक्शन के ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है दैट इज आर डी किलो न्यूटन, और ये भी किस तरफ एक्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में। नाउ आप सॉल्व करते टाइम ये क्वेश्चन को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है इसको लेफ्ट भी रख सकते हैं, राइट भी रख सकते हैं। इसको भी आप लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं। आपके हिसाब से आपको जो अज्यूम करके, जो भी डायरेक्शन अज्यूम करके सॉल्व करना है आप वो डायरेक्शन अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो आर ए एंड आर डी दोनों का डायरेक्शन सेम भी रख सकते हैं। आप चाहें तो आर ए और आर डी दोनों का रिएक्शन अवे द बॉडी भी रख सकते हैं। बट एक ध्यान देना है,
कि आप जो भी डायरेक्शन ले रहे हो उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सॉल्व करना है। चलो मान लो मैंने लेफ़्ट साइड में आर ए का डायरेक्शन रख के सॉल्व कर दिया और आर डी का डायरेक्शन भी लेफ़्ट साइड में रख के सॉल्व कर दिया, और फाइनल आंसर जब आर ए और आर डी का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे और अगर आर ए की वैल्यू लेफ़्ट साइड की नहीं रहेगी रियलिटी में, तो क्या होगा? यही होगा कि आर ए का वैल्यू जो है मुझे नेगेटिव में आ जाएगा। जो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन हमको बता रहा है, उससे हमको ये समझ लेना है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया वो डायरेक्शन ना होके उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन है। सेम आर डी में भी वही होगा, जैसे हम मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, सेम वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे भी होने वाला है। चलो अब आर ए तो मैंने आर ए अज्यूम कर लिया लेफ्ट साइड, तो अब और मैंने बताया था कि एक्सट्रीम पे जो फोर्स एक्ट होता है वो क्या होता है? रियल फोर्स होता है। तो ये आर ए इसके ऊपर एक्ट हो रहा है और उसको मैं रियल फोर्स मान के यहाँ पे आर ए का वैल्यू लिख देता हूँ, राइट। नाउ एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसके हिसाब से अगर इस तरफ आर ए का वैल्यू लेफ्ट साइड में इतना आ रहा है, आई मीन आर ए, अगर आर ए का ये जो फोर्स है आर ए वो लेफ्ट साइड में आ रहा है तो यहाँ पे राइट साइड में आएगा, करेक्ट। ना यहाँ पे क्या है? आर डी, तो अगर ये यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे राइट साइड में आएगा, करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हमको सॉल्व करना है तो या तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए राइट साइड में जाना है, या तो राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड में आना है। कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ के सॉल्व करना है, दोनों डायरेक्शन लेके आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ पता नहीं है। जब हमको वैल्यूज़ पता थी तो हम ये भी डायरेक्शन लेके सॉल्व कर सकते थे, ये भी डायरेक्शन साइमल्टेनियसली कोई भी डायरेक्शन लेके सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम लेफ्ट से या तो राइट से सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ। अगर यहाँ पे आर ए मिल गया है मुझे, कौन सा फोर्स? टेंसाइल फोर्स दिख रहा है और यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स दिख रहा है। ये यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, बट फिर भी जो आर डी है दोनों इसके ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स ही डाल रहे हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा। ना अब इसके ऊपर देखते हैं कैसे फोर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि वैल्यू तो गिवन नहीं है हमको आर ए की। एक चीज़ मैंने बताया था कि ये जब यहाँ पे हमको फोर्सेस फाइंड करना होता है तो हम रिजल्टेंट को देखते हैं। तो रिजल्टेंट हमको दिख रहा है 100 किलो न्यूटन, राइट, और यहाँ पे आर ए का वैल्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कितने अमाउंट का फोर्स मैं लगाऊँ और कौन सा डायरेक्शन रखूँ सो दैट मेरे को रिजल्टेंट 100 किलो न्यूटन मिल जाए। तो एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जब हमको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे, अगर उस फोर्स को हम लोग इस फोर्स के डायरेक्शन में ही रखेंगे तो हमको दोनों के बीच में प्लस का रिलेशन मिलेगा, एडिशन का रिलेशन मिलेगा। अगर यहाँ पे जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमको सम सॉल्व करना है तो हमको बीच में माइनस का डायरेक्शन रखना पड़ेगा। सपोज़ ये आर ए है और ये एक्स है, तो दोनों के बीच में आर ए, ये लेफ्ट साइड मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो आर ए माइनस एक्स हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो आर ए प्लस एक्स हो जाएगा, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स आने वाला है वो भी राइट साइड में ही आने वाला है, तो मैं प्लस वाला रिलेशन यूज़ करूँगा। अब दोनों के बीच में प्लस वाला रिलेशन यूज़ करना है तो मैंने प्लस रख दिया पहले, और आर ए एज इट इज़ है तो आर ए को मैं एज इट इज़ रख दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूँ कि मुझे रिजल्टेंट जो है 100 आ जाए और 100 की वैल्यू पॉजिटिव में आए, सो दैट ये जो वैल्यू है ये भी मुझे राइट साइड में ही आए, करेक्ट, बिकॉज ये भी इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो ये भी इस तरफ ही आना चाहिए, करेक्ट। सो आर ए यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ? तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे 100 माइनस आर ए रख देता हूँ, करेक्ट। सो आर ए प्लस 100 माइनस आर ए, सो ये कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 100, प्लस में ही है, प्लस में ही है, तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको मैग्नीट्यूड भी मिल गया है और ये भी राइट साइड में, ये भी राइट साइड में है, तो दोनों का एडिशन जो आएगा वो भी राइट साइड में आएगा। यानी कि 100 किलो न्यूटन हमको जो अचीव करना था वो हमने अचीव कर लिया, किससे? 100 माइनस आर ए रख के, और डायरेक्शन कौन सा? ये वाला रख के, करेक्ट। एक तो ये ऑप्शन हो गया, राइट। ना दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इस वक्त मैंने क्या किया, दोनों डायरेक्शन सेम रख के सॉल्व किया। मैं आपको नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करा सकता, बट मैं एक ही क्वेश्चन में जो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको मैं बताऊंगा, और जितने ऑप्शन से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं उतने सारे ऑप्शंस बताऊंगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम तो ज़रूर जाएगा, भले जाएगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि एक ही क्वेश्चन में जो जो वेराइटीज़ हो सकती है सारी चीज़ें मैं आपको बता लूँ, राइट। सो चलो
मैंने प्लस कंसिडर करके सॉल्व किया था बिकॉज दोनों का डायरेक्शन मैंने सेम लिया था। अब मान लो अगर मुझे क्या करना है, ये 100 माइनस आ रही जो फोर्स मैंने निकाला ये राइट साइड कंसिडर करके सॉल्व किया। अब अगर राइट साइड कंसिडर करके नहीं सॉल्व करना है, मुझे मान लो कि इसको लेफ़्ट साइड कंसिडर करके सॉल्व करना है। मैंने डायरेक्शन चलो लेफ़्ट साइड ले लिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो बट ऑब्वियस है मुझे बीच में क्या रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। अब ये आर ए है तो चलो इसको मैंने आर ए रख दिया, करेक्ट। अब बीच में मैंने माइनस रख दिया। सो मैं अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखूँ सो दैट मुझे फाइनल आंसर क्या मिले, 100 मिले, राइट। तो सपोज करो अगर यहाँ पे मैं पहले क्या रखा था, मैंने 100 प्लस आर ए रखा था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए थे। अगर अब मैं माइनस रखता हूँ तो इस वक्त ये कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि 100 माइनस आर ए लेके काम नहीं चलेगा, राइट। सो अगर मैं आर ए माइनस 100 लूँ तो क्या होगा, तो काम हो जाएगा। सो आर ए माइनस 100 लेके मैं सॉल्व करता हूँ, करेक्ट। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। अब याद रखना है कि यहाँ पे जो आएगा सेम इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा। अब आर ए माइनस 100 राइट लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन आया तो यहाँ पे ये साइड का डायरेक्शन आएगा। तो यहाँ पे मुझे मिल गया टेंसाइल, यहाँ पे भी मिल गया मुझे टेंसाइल, यहाँ पे मिल गया मुझे कॉम्प्रेसिव। नाउ ये दो ऑप्शंस मैंने बताया कि अगर मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ सॉल्व करते हुए जाता हूँ तो। नाउ मैं आपको एक बताता हूँ, अगर मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ सॉल्व करने के लिए आऊँ तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, आर डी रखा है। अगर मान लीजिए मुझे यही डायरेक्शन यूज़ करना है, कौन सी डायरेक्शन, लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन यूज़ करना है। आर ए, ये आर डी और ये आर डी। तो अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो मुझे बीच में क्या रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। और इस तरफ मैंने चलो आर डी मान लिया क्योंकि ये ऑलरेडी नोन है, तो मैंने इस तरफ आर डी रख दिया। यहाँ पे कितना 200 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा वैल्यू कैसे रखूँ सो दैट मुझे यहाँ पे 200 वैल्यू मिल जाए। सो क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए आर डी है ये। सो मैं अगर आर डी माइनस 200 रखता हूँ तो क्या होगा, ये आर डी कैंसिल हो जाएगा, 200 आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, आर डी माइनस 200 रख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो भी फोर्स आया एक साइड, उसके अपोजिट वाला दूसरी साइड आएगा, राइट। सो ये थर्ड ऑप्शन हो गया। इसी तरीके से जब मैं ये डायरेक्शन अपोजिट रख दूंगा, सपोज इसके जैसा ही डायरेक्शन रख दूंगा, यानी कि नाउ ये जैसा डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मैंने आर डी भी रख दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, 200 माइनस आर डी अगर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आर डी प्लस 200 माइनस आर डी। और ये आर डी कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। सो इस वक्त मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, आर डी 200 माइनस आर डी। और यहाँ पे 200 माइनस आर डी। तो ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो सेम क्वेश्चन को हम लोग 4 ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। सो याद रखने का, जैसे जैसे हम ये वैल्यू चेंज करते हैं वो हिसाब से हमको डायरेक्शन चेंज करना होता है। तो जो भी डायरेक्शन अगर हम जो भी वैल्यू रख रहे हैं उसके हिसाब से हमको डायरेक्शन, हमारा डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। इस वक्त मैंने ये वैल्यू रखी तो मुझे क्या मिला, टेंसाइल फोर्स मिला। इसके पहले वाली वैल्यू रखी थी तो मुझे कॉम्प्रेसिव फोर्स मिला था।
उसके पहले वाली वैल्यू रखी थी तो मुझे टेंसाइल मिला था। तो जो भी वैल्यू या जो भी डायरेक्शन आप चूज़ करते हो उसको रख के सॉल्व करना है, और फाइनल आंसर आपका जो है अगर वो डायरेक्शन में नहीं आएगा तो अज्यूम कर लेना है, निगेटिव में आया तो आपको अज्यूम कर लेना है कि वो अज्यूम डायरेक्शन आपकी करेक्ट नहीं थी, तो उस डायरेक्शन को उसके अपोजिट में रख लेना है। तो कोई भी ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आपका फाइनल आंसर जो आने वाला है वो सेम ही आने वाला है, राइट। सो मैं अब इस क्वेश्चन को कौन से ऑप्शन से सॉल्व करने वाला हूँ, जो सबसे पहला ऑप्शन था, चलो मैं उससे सॉल्व करता हूँ। सो सबसे पहले हमने क्या किया था, सेम डायरेक्शन ले लिया था आर ए का, सेम आर ए रख दिया था। सो आर ए यहाँ पे क्या आने वाला है, सेम डायरेक्शन है, प्लस है। सो यहाँ पे 100 माइनस आर ए अगर मैं करता हूँ तो आर ए प्लस 100 माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, जो कि गलत है, इससे नहीं होगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर ए हंड्रेड माइनस आर ए लेना पड़ेगा। सो 100 माइनस आर ए अगर मैं लेता हूँ तो ये आ जाता है। तो ये अपना फोर्स जो होगा वो 100 माइनस आर ए लेके हम सॉल्व करेंगे, करेक्ट। नाउ देखना कैसे सॉल्व करना है। इसमें टेंसाइल फोर्स हो गया, इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स हो गया, इसमें भी कॉम्प्रेसिव फोर्स आ गया। तो इसको भी हम लोग निगेटिव कंसिडर करेंगे, इसको निगेटिव कंसिडर करेंगे, इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। नाउ टोटल इलॉन्गेशन, लास्ट वाले क्वेश्चन में टोटल इलॉन्गेशन हमको फाइंड करना था, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारा टोटल इलॉन्गेशन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। सो टोटल इलॉन्गेशन इज इक्वल टू 0 मैंने रख दिया, एंड यहाँ पे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 रख दिया। नाउ डेल्टा L1 की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूँ, इस मेंबर में जो भी पैरामीटर्स आ रहे हैं वो डेल्टा L2 में ये इसके पैरामीटर, डेल्टा L3 में इसके पैरामीटर। सो डेल्टा L1 यूज़ करता हूँ, फॉर्मूला सेम वही लगेगा आपका, P1 L1 अपॉन A1 E1। यहाँ पे माइनस की जगह पे ये, सिंस दिस फोर्स इज कॉम्प्रेसिव सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दिस फोर्स इज कॉम्प्रेसिव तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस डेल्टा L2 क्या होगा, P2 L2 अपॉन A2 E2 माइनस P3 L3 अपॉन A3 E3, राइट। नाउ P1 की वैल्यू कितनी हमने रखा है, RA रखा है, करेक्ट। चलो RA मैं ले लेता हूँ। एक चीज़ हमको याद रखने का है, यहाँ पे हमने E की वैल्यू कितना क्वेश्चन में मिली हमको, 200 इंटू 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो किलो न्यूटन में फोर्सेस है। तो आप ऐसे रिएक्शन वाले क्वेश्चंस में जो फोर्सेस की वैल्यू है उसको एज अ किलो न्यूटन ही रहने दिया करो, आपको कन्वर्ट नहीं करना है। अगर आप कन्वर्ट करते हो तो भी आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे, बट फाइनल जो आंसर आएगा उसके अंदर आपको जो ये वैल्यू मिलेगी इसकी क्या नाम है, फोर्सेस की, दैट फोर्सेस विल बी इन दैट फोर्सेस विल बी इन न्यूटन। सो याद रखना है कि आपको यहाँ के ऐसे क्वेश्चंस में जो वैल्यूज़ है उसको किलो न्यूटन में ही रहने देना है। क्यों रहने देना है, बिकॉज कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाएगा, क्योंकि आर जब हम लिखते हैं तो हर जगह पे आपको इंटू 10⁻³ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑलरेडी किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया हुआ है। तो आपको एक सिंपल सा ये चीज़ करना है कि आप जो इलास्टिसिटी है उस इलास्टिसिटी को आपको चाहिए तो आप इलास्टिसिटी को 200 इंटू 10⁻³ कर सकते हो किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में। किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से उसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये जो फोर्सेस है उन फोर्सेस को आप सेम ही रहने दीजिए, 100 किलो न्यूटन ही रहने दीजिए, सो दैट आपको कैलकुलेशन में इजी पड़े, राइट। सो आर ए की जगह पे मैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ नहीं करता हूँ, आर ए को एज इट इज़ रहने देता हूँ। सो आर ए को एज इट इज़ रहने दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैंने फोर्सेस को किलो न्यूटन में ही रहने दिया है, सो दैट मेरे को जो फाइनल आंसर आएगा उसमें फोर्स की वैल्यू किलो न्यूटन में ही आएगी। सो आर ए L1 कितना है मेरा, L1 ये है 1000, चलो मैंने 1000 लिख दिया। आपको कैलकुलेशन के वक्त
खुद का भी दिमाग चलाना है, मेरे ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है। कंसेप्ट मैं आपको करेक्ट बताऊंगा, मे भी कैलकुलेशन मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ। सो कैलकुलेशन करते वक्त आपको आपका दिमाग चलाना है और फाइनल आंसर चेक करना है, राइट। सो कैलकुलेशन के लिए मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहिए, खुद के ऊपर डिपेंड रहिए, सो दैट आप एग्ज़ाम में भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा, राइट। चलिए, सो आर ए इंटू 1000, नो एरिया कितनी इसकी 2000 इंटू इलास्टिसिटी कितना 200 इंटू 10⁻³ इलास्टिसिटी को मैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ों को मैं स्टैंडर्ड में रख रहा हूँ, खाली आर को मैं किलो न्यूटन में रख रहा हूँ ताकि फोर्सेस मेरे को जो मिले, फोर्सेस किस में मिले, किलो न्यूटन में मिले। नाउ माइनस P2 कितना है मेरा, दिस इज माई P2 100 माइनस RA मल्टीप्लाई बाय व्हाट, लेंथ कितना है 1500 mm। A2 कितना है 3000, 200 इंटू 10⁻³ इलास्टिसिटी सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे माइनस क्यों रखा, क्योंकि ये कॉम्प्रेसिव फोर्स, यहाँ पे भी माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्रेसिव फोर्स है। RD भी इस तरफ है, RD भी, ये वाला भी, दोनों भी फोर्स टूवर्ड्स दी बॉडी है। तो अगेन कितना है P3 RD इंटू लेंथ कितना है आपका 2000, फोर्स एरिया कितना है इस पे 4000 इंटू 200 इंटू 10⁻³ करेक्ट। ज़ीरो मैंने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इलोंगेशन जो रॉड का है वो ज़ीरो होने वाला है। तो टोटल इलोंगेशन इज डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L3। यहाँ पे प्लस रखा हूँ क्योंकि ये फोर्स जो है यहाँ वाला ये टेंसाइल में है। सो देखते हैं अब कैसे सॉल्व करना है इसको। चलो 200 इंटू 10⁻³ 200 इंटू 10⁻³ 200 इंटू 10⁻³ तीनों में कॉमन है, तो मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा यहाँ पे और 200 इंटू 10⁻³ को कॉमन निकाल लूंगा। 1/200 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। 1/200 इंटू 10⁻³ इस तरफ डिवीजन में है, इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ और 0 बन जाएगा, करेक्ट। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 200 इंटू 10⁻³ को, 200 इंटू 10⁻³ को, और यहाँ पे भी 200 इंटू 10⁻³ को मैंने कैंसिल कर दिया। नाउ अभी देखते हैं, 3 0 है यहाँ पे भी 3 0 है, करेक्ट। तो मैंने कट कर दिया, यहाँ पे 2 0 कट किया, यहाँ पे 2 0 कट किया, यहाँ पे 3 0 कट किया, यहाँ पे 3 0 कट किया। सो देखते हैं, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, 15 1 जा 15, 2 जा 30। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 1000, 1 बचा और 2 बचा। सो 0 इक्वल टू RA/2, 1/2 को मैंने RA/2 रख दिया। ब्रैकेट्स का ध्यान देना है आपको, RD/2, करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए 0 इक्वल टू RA/2, यहाँ पे भी /2 है, यहाँ पे भी /2 है। तो क्या करना है, 0 इक्वल टू चलो ये 2 अगेन जैसे 1/2 इंटू 10⁻³ को मैंने यहाँ पे लेके कैंसिल कर दिया था, वैसे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 पे यहाँ पे भी है। तो इसको मैं लेके पूरे 2 को इस तरफ लेके कैंसिल कर देता हूँ। तो अपने पास क्या आने वाला है, RA माइनस 100 माइनस RA माइनस RD, करेक्ट। सो माइनस का ये ब्रैकेट बड़ा वाला हटेगा, ये माइनस साइन है, इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। RD, सो RA 2 RA प्लस माइनस
100 minus RD. So 2 RA minus RD, 100 को इस तरफ लाया तो इक्वल टू 100 हो गया. सो 2 RA माइनस RD इक्वल टू 100. ये आपका इक्वेशन 2 हो गया. ना इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा? ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन आप देखो, RA आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, RD आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है. ना एक चीज़ याद रखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है? मैकेनिक्स में हम जो भी बॉडी कंसीडर करते थे, हम ये ऐसा कंसीडर करते थे कि मैकेनिक्स के अंदर जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी है, वो डिफॉर्म नहीं होती. बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऐसा है कि बॉडी का डिफॉर्मेशन हम कंसीडर करते हैं. दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दी मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. मैंने आपको टाइप्स ऑफ बॉडी नहीं समझाया ये लेक्चर में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट में. जब मैं मैकेनिक्स स्टार्ट करूँगा तो मैं डिटेल्स में बताऊँगा कितनी टाइप की बॉडीज़ होती हैं. सो यहाँ पे हमको कौन सी बॉडी कंसीडर करना है? डिफॉर्मेबल बॉडी कंसीडर करना है. और एक चीज़ और मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर बॉडीज़ आर इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में है तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा, राइट? समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. तो ऑल राइटवर्ड फोर्सेस कंसिडर्ड एज पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड फोर्सेस कंसिडर एज निगेटिव. सो लेफ्टवर्ड राइटवर्ड अगर हम नहीं करें तो डायरेक्टली अगर हम देखते तो भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू ऑल राइटवर्ड फोर्सेस. सो RA प्लस RD दोनों सेम डायरेक्शन, मैंने प्लस कर दिया. 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो आपको RA की वैल्यू आ जाएगी और RD की वैल्यू आ जाएगी. नाउ अब इतना छोटा कैलकुलेशन मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद से करना है. सो ये दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं क्या आती है. सो RA की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई है 133.33 किलो न्यूटन और RD की वैल्यू मिल गई हमको 166.67 किलो न्यूटन. दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे हमको RA और RD की वैल्यू मिल गई. सो देखते हैं अब मेंबर AB के अंदर जो फोर्स था वो कितना था. मेंबर AB के अंदर जो फोर्स है वो RA है. सो RA इज नथिंग बट फोर्स इन मेंबर AB. वो कितना मिल गया हमको? 133.33 किलो न्यूटन. RD क्या है? RD इज नथिंग बट फोर्स इन मेंबर CD. वो कितना है? 166.67 किलो न्यूटन. नाउ अब हमको मेंबर BC के अंदर जो फोर्स है वो फाइंड करना है. तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखे हैं मेंबर BC के लिए, दैट इज 100 माइनस RA. सो सेम इक्वेशन आई विल पुट हियर 100 माइनस RA. नाउ RA का वैल्यू वी नो 133.33. वी गॉट हियर 133.33. सो 133.33 RA की जगह पे हम पुट करने के बाद में हमको क्या मिलता है? 100 माइनस 133.33. सो ये 100 ये माइनस है तो माइनस का साइन इधर लग जाएगा, 33.33 हमको मिलता है. नाउ एक चीज़ देखते हैं, RD की वैल्यू हमको पॉजिटिव में मिली है, RA की वैल्यू हमको पॉजिटिव में मिली है. इसका मतलब हमको क्या समझ में आता है? RA की वैल्यू पॉजिटिव में मिली है मतलब RA का जो डायरेक्शन हमने टेंसाइल कंसीडर किया था दैट इज करेक्ट. टेंसाइल जो कंसीडर किया था दैट इज करेक्ट. दैट इज वाई वी हैव गॉट पॉजिटिव आंसर इन RA. नाउ RD की वैल्यू देखते हैं. RD में हमने क्या अज्यूम किया था? कॉम्प्रेसिव. नाउ RD की वैल्यू भी कितना मिली? हमको पॉजिटिव मिली है. दैट मीन्स RD का डायरेक्शन विच वी हैव अज्यूम दैट इट इज टूवर्ड्स द बॉडी वो करेक्ट है. दैट इज वाई वी गॉट आंसर इन पॉजिटिव. नाउ लेट्स सी इन BC. BC में क्या होता है? वी गॉट द आंसर इन निगेटिव. माइनस आया है. माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वो डायरेक्शन आपका टूवर्ड्स बॉडी नहीं है, यानी कि उसके अपोजिट है, इसके लिए वहाँ पे माइनस आया. तो हमको इससे क्या समझ में आता है कि फोर्स इन BC, F फॉर फोर्स BC, फोर्स इन BC इज 33.33 एंड दैट इज टेंसाइल इन नेचर. टेंसाइल इन नेचर, T फॉर टेंसाइल. माइनस मैंने हटा दिया क्योंकि मैं कंसीडर किया था कि वो कॉम्प्रेसिव है बट कॉम्प्रेसिव नहीं था. वो माइनस ला के उसने प्रूव कर दिया दैट आई वाज नॉट कॉम्प्रेसिव. तो मैंने माइनस हटा दिया और उसको टेंसाइल कंसीडर कर दिया. राइट. नाउ फोर्स इन AB. फोर्स इन AB इज नथिंग बट RA. RA का वैल्यू इज 133.33 किलो न्यूटन. ये क्या है? RA वॉज
टेंसाइल फोर्स इन लास्ट CD। CD में कैसा फोर्स है? कॉम्प्रेसिव। आंसर पॉजिटिव में आया है RD का, दैट मीन्स जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था दैट इज करेक्ट। सो 166.67 किलो न्यूटन, आंसर इज कॉम्प्रेसिव C। तो हमको फोर्सेस इन ABBC ये मिल गया, हमको फोर्सेस इन मेंबर ABBC CD मिल गया है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या उसने पूछा है, आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ये मैंने रफ कर दिया तो थोड़ा वीडियो पीछे लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ क्या फाइंड करने को उसने बोला है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट BC। अब पॉइंट B और C का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो B इज कनेक्टेड विथ दिस मेंबर, सो चेंज इन लेंथ डेल्टा L ऑफ AB फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो पॉइंट B का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, बिकॉज A तो फिक्स है, A फिक्स है तो A तो मूव होगा नहीं, B ही मूव होगा। तो B वाला जो भी मूव होगा हम इससे डेल्टा AB से निकाल लेंगे। सो डेल्टा AB से P1 L1 अपॉन A1 E1। सो P1 की जो भी वैल्यू है क्या है? RA की वैल्यू पुट करो, L1 की वैल्यू पुट करो, A1 की वैल्यू पुट करो, E की वैल्यू पुट करो, आपको डेल्टा L ऑफ AB मिल जाएगा। और जो भी आपको मिलेगा वैल्यू वो आपका क्या होगा? B का डिस्प्लेसमेंट होगा इन mm। नाउ यहाँ पे P1 जो आप लोगे उसको इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देना, इलास्टिसिटी को 200 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज 200 किलो न्यूटन पर mm² में है और P हमने जो निकाला है वो किलो न्यूटन में है। सो P अगर P1 यानी कि RA जो हमने निकाला वो किलो न्यूटन में है तो उसको भी मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर देना, आपको जो आंसर मिल जाएगा वो mm में मिल जाएगा। डेल्टा L ऑफ BC देखते हैं। और डेल्टा L ऑफ BC अगर करेंगे तो आपको पॉइंट B और C में, तो BC आप करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट्स डू दैट इन CD, बिकॉज CD में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि D पोर्शन तो फिक्स है, राइट? तो D तो मूव होगा नहीं, तो C का पोजीशन हमको पता चल जाएगा। जो भी मूवमेंट होगा, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट होगा, वो इस सरफेस पे या इस सेक्शन पे ही होगा। सो डेल्टा L ऑफ CD, सो P3L3 अपॉन A3 तो यहाँ पे भी P को आपको इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आपको मिलेगा इन mm होगा। नाउ दिस कैलकुलेशन आई विल लीव अप टू यू। आपको मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ। डेल्टा L ऑफ AB 0.333। डायरेक्शन जो इसका आने वाला है, नाउ इसका जो आंसर है डेल्टा CD इज 0.417 डायरेक्शन जो आने वाला है, राइट। अब यहाँ पे आपका माइनस प्लस वाला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपने जो फोर्स का डायरेक्शन लिया है वो नोन है अब, और उसका डायरेक्शन हमको पता है, तो हमने जो भी डायरेक्शन लिया है वो करेक्ट ही लिया है। तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। और ये मैंने डायरेक्शन कैसे लगाया है, इसको भी मैंने राइट वर्ड दिखाया, इसको भी राइट वर्ड कैसे दिखाया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ आपको फर्स्ट लेक्चर में जाना है। जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि इफ़ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज टेंसाइल, देन उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आता है उसमें लेंथ में चेंज आता है, लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, राइट। और उसका थोड़ा सा विड्थ कम होता है और ये इंक्रीमेंट होता है लेंथ में। ना ये जो इंक्रीमेंट मैंने दिखाया बहुत ही एग्जैजरेट किया है, जस्ट आपको दिखे इसके लिए, बट इतना इंक्रीमेंट नहीं होता है, और डिक्रीमेंट भी इसलिए मैंने शो नहीं किया है। सो टेंसाइल फोर्सेस है। अब इस तरफ वाला पार्ट जो है, ये वाला जो सेक्शन है वो तो फिक्स्ड है, ये तो मूव होगा नहीं। अगर ये मूव नहीं होगा तो बट ऑब्वियस जो भी चेंज इन लेंथ आएगा वो राइट साइड में ही आएगा, इसके लिए बी विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। सो जो चेंज आया है या शिफ्ट आया है पॉइंट बी में, जो डिस्प्लेसमेंट आया है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन दिया है, राइट। नाउ सेम इसमें देखते हैं सी डी में, सी डी मैंने बना दिया है यहाँ पे सेपरेटली। नाउ सी डी में भी देखते हैं हम, कॉम्प्रेसिव फोर्स है। कॉम्प्रेसिव फोर्स में मैंने समझाया था कि कॉम्प्रेसिव फोर्स में क्या होता है, लेंथ डिक्रीज होता है, उसका लेंथ डिक्रीज होता है और डायमीटर थोड़ा सा कम होता है ना। ये भी डिक्रीमेंट मैंने जो दिखाया बहुत ही एग्जैजरेट करके दिखाया, इतना ज़्यादा नहीं होता है, जस्ट आप देख सको इसके लिए मैंने इतना बनाया है। सो कॉम्प्रेसिव फोर्स लेंथ क्या होगा,
डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पोर्शन फिक्स है, ये पोर्शन फिक्स है, तो जो भी चेंजेस आएगा वो बट ऑब्वियस है कि इसी पोर्शन में आएगा। इसीलिए सी जो है हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट सी का होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, राइट। इसीलिए मैंने सी डी में दिखाया है कि डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, आप कमेंट करके बताना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस मैंने आपको इसलिए पूछा बिकॉज मुझे एक मोमेंट याद आया। अलॉन्ग विथ दिस ये तो मेरा पैशन है, इसके लिए मैं ये सब करता हूँ। मैं टीचिंग ऑलमोस्ट मुझे 8 ईयर्स हो गए टीचिंग करते हुए। 11th-12th को भी मैं पढ़ाता था इसके पहले, एंड 8 ईयर्स से मैं डिप्लोमा को पढ़ा रहा हूँ, सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, एंड ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स हो गए डिग्री वालों को पढ़ाते हुए, मैकेनिकल इंजीनियर्स को, सिविल को। सो अलॉन्ग विद दिस आई वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो। तो वहाँ पे कभी कभी जब मेरी कंपनी में टेक्निकल इंटरव्यूज़ भी लेना होता है तो मैं लेता हूँ। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, फाइनल ईयर के होते हैं, बी कंप्लीट किए होते हैं, या फिर कोई फाइनल ईयर में रहते हैं, वो लोग आते हैं। तो उनसे जब इंटरव्यू में कभी कभी मैं ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे कि मैंने सिंपल एक मोमेंट जो होता है, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड का भी, तो अगर उससे मोमेंट पूछा जाए तो इजीली बता सकता है कि मोमेंट क्या होता है। बट वो लोग कभी कभी ऐसे आंसर्स देते हैं जैसे कि दे बिहेव लाइक दे आर फ्रॉम कॉमर्स और आर्ट्स। अगर आर्ट्स वालों को मैं पूछूँ मोमेंट क्या है, अगर वो लोग ऐसा बोले कि मोमेंट कौन सा, वो मोमेंट जो इंस्टेंट या टाइम वाला मोमेंट, या फिर मूवमेंट, या फिर मोमेंट, वो लोग ऐसे क्वेश्चन पूछे तो समझ में आता है। बी मैकेनिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, सिविल के स्टूडेंट्स ऐसा आंसर देते हैं कभी कभी। सो वहीं से एक्चुअली टीचिंग वाज माय पैशन, तो मैं वहीं से इंस्पायर हुआ था और मैं पहले से ही टीचिंग करता था। तो जब ऐसे स्टूडेंट्स आते थे, लोग बोलते नहीं इंजीनियरिंग अभी कचरा हो गया, ये हो गया, वो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप क्वालिटी स्टूडेंट हो तो आपको जॉब मिलेगी। मैं भी मेरी कंपनी में फर्स्ट टाइम में ही सेलेक्ट हुआ था और पूरे कॉलेज में से अकेले सेलेक्ट हुआ था मैं। सो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप सेलेक्ट होगे, और अगर क्वालिटी इंजीनियर हो तो आपकी वैल्यू है। वैल्यू किसकी नहीं, जो कचरे जैसे इंजीनियर बन जा रहे हैं उनकी वैल्यू नहीं है, और वही कचरे जैसे। बाकी अगर आप क्वालिटी इंजीनियर बन रहे हो तो आपको अच्छे इंजीनियर हो, आपको जॉब भी लगेगी। बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अगर वहाँ पे आंसर नहीं दे पाओगे, ऐसे फालतू आंसर दोगे, तो आप कंपनी को ब्लेम करोगे, गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे, जॉब नहीं है, ऐसी वैसे ये सारी चीज़ें बोलोगे तो ये नहीं चलता है। आप पहले खुद एक क्वालिटी इंजीनियर बनो, फिर आप कंप्लेन करो तो ठीक लगता है। सो मैं ऐसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी डिफरेंस पूछता हूँ, लोगों को नहीं पता होता। वेलोसिटी स्पीड के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है लोगों को। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए जस्ट मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पूछा। और हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे आंसर्स देते हैं। तो जस्ट और मैं जिस फील्ड में हूँ दैट इज़ मोर बेस्ड ऑन मैकेनिकल एंड सिविल फील्ड। सिविल वालों से भी ज़्यादा मेरा कांटेक्ट होता है, सिविल इंडस्ट्री के लोगों से भी। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ों की वजह से बेचारे वो जॉब भी करते रहते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। तो मैंने वही सोचा, जब वो जॉब करते करते जब पढ़ाई करते, तो मैं जॉब करते करते पढ़ा क्यों नहीं सकता हूँ। तो मैं पहले टीचिंग करता था, फिर मैं जॉब में लग गया। ऑलमोस्ट जॉब के साथ में भी 1-2 क्लासेस में लेते रहता था, बट फिर मुझे फाइनली फिर ऐसा फील हुआ कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ना होता है मुझसे, तो मैं सोचा कि लेट्स स्टार्ट ऑन यूट्यूब। सो आई स्टार्टेड ऑन यूट्यूब टीचिंग। सो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इन सारे सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है और उनको सीखना है। तो शेयर दिस वीडियोज़ विद दोज पीपल जिनको इसकी रिक्वायरमेंट। अपने जूनियर्स के साथ में शेयर करो, खुद भी देख सकते हो, टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हो तभी। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, मैंने जैसे पूछा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कितने टाइप के मोमेंट्स होते हैं। सो वैसे एक क्वेश्चन ये अपने स्ट्रेस इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत स्टार्टिंग में मैं पूछता हूँ, यहाँ पे मैं भूल गया। और कभी कभी मैं कैलकुलेशन या ऐसी कोई मिस्टेक करता हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप मुझे बताइए। मेरी मेल आईडी है, मेरी फेसबुक आईडी है, आप फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो, prashant.prajapati.142, वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, कहीं से भी आप मुझे कनेक्ट करके अप्रोच करके बात कर सकते हो आप मेरे साथ में। तो मैं कोई मिस्टेक करूँ या ऐसी कोई फीडबैक हो या आपको कुछ चाहिए कि मैं इंप्रूव करूँ या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ में। सो एक क्वेश्चन था जो मैं पूछता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एकदम स्टार्टिंग में ही, तो वो ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस between pressure and stress. If you'll see, pressure का unit is formula is force per unit area, formula of stress is force per unit area, unit of pressure is also Newton per meter square,
Now this is standard unit of pressure in Pascal. If we'll talk about stress, so stress का standard unit is Newton per mm square and Newton per mm square is nothing but मेगा पास्कल. और अगर मैं इसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर में लेता हूँ तो that will become Pascal. So Newton per meter square is called as Pascal. तो what is difference between that stress and pressure? तो मैं आपको बहुत पहले ही लेक्चर में आपको मैंने समझाया था कि जब ये रॉड है, रॉड के ऊपर फोर्स लगेंगे तो फोर्स लगने की वजह से यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है कोएसिव फोर्सेस की वजह से. जैसे ही मैं ये फोर्स P अमाउंट का अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स आता है. नाउ दिस P क्या है, दिस P इज़ नथिंग बट अप्लाइड फोर्स, राइट. अप्लाइड फोर्स है ये P and this force is resisting force. और स्ट्रेस में मैंने क्या बताया है, स्ट्रेस में this force is nothing but resisting force, right. और अप्लाइड फोर्स प्रेशर में होता है तो this force is nothing but applied force. So pressure is application, pressure is application and pressure के वजह से क्या आता है, स्ट्रेस आता है. now मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ P, तो मैं इस फोर्स को मैं प्रेशर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड ऑन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो फोर्स जो किसी एरिया के ऊपर अप्लाई होता है तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट प्रेशर. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स. आप कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, गेट का एग्ज़ाम दो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम दो, IAS का, या फिर आप SSC JEE दो, RRB दो, कोई भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम्स में जाओगे आपको ऐसे क्वेश्चन और आप पूछेंगे ही और आपको ऐसे डीपली नॉलेज होना ही चाहिए. अगर मेरी जैसी कंपनी में आप आए इंटरव्यू के लिए तो मैं तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछूंगा. तो प्लीज़ बी प्रिपेयर, इस तरीके से पढ़ाई करो. इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया कि यहाँ जहाँ पे मैं कंसेप्चुअली सारे सब्जेक्ट सिखा सकूँ. मैं कोशिश, हाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं, सिविल वाले होते हैं, तो वो होते फाइनल ईयर के. उनको अगर मैं ओम्स लॉ पूछ लेता हूँ तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है. तो उनको KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये सारी चीज़ें कहाँ से पूछा जाए, उसमें तो उनका फ्यूज उड़ जाएगा. और उनसे ये पूछ लो, नॉर्टन थेवेनिन पूछ लो, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है. तो ऐसे ही चीज़ें हैं. तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस बनाऊँ, लाइक BEE मैकेनिक्स, क्योंकि इन सारे सब्जेक्ट्स में ही ज़्यादा KT लगती है बच्चों को. एंड मैंने सोचा कि मैकेनिक्स एंड BEE वगैरह ये सब के ऊपर काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाया. तो जो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है तो उस चीज़ के लिए क्यों वीडियो बनाना. सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके लिए वीडियोज़ हैं कुछ, बट मैं चाहता था कि मैं मेरी तरफ से सिखाऊँ. So that's I started strength of material. Please let me know in the comment if you need other subjects. So मुझे पता चले. और अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे कांटेक्ट करो और बताओ कि अगर मैकेनिक्स भी सब्जेक्ट चाहिए. वेल स्टार्ट मैकेनिक्स. तो स्टार्ट करते हैं ये सब. ये डायग्राम है क्वेश्चन का और क्वेश्चन में क्या पूछा, अ कंपोजिट बार ABC इज फिक्स्ड एट A and 1 mm above the lower support as shown in figure. Determine the reaction at the ends एंड स्ट्रेसेस इन 2 सेक्शन, राइट. 2 सेक्शन मतलब AB और BC के अंदर हमको क्या फाइंड करना है, स्ट्रेसेस फाइंड करना है और रिएक्शन फाइंड करना है. रिएक्शन कहाँ पे, एट द एंड्स, मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. सो क्वेश्चन में दिख रहा है कि 1 mm अबव सेक्शन BC है. तो इस वक्त जो C सेक्शन है उस C सेक्शन के ऊपर कोई रिएक्शन एक्ट करेगा नहीं, बिकॉज सेक्शन C जो है वो हमारे लोअर सपोर्ट के साथ में कनेक्टेड नहीं है. जैसे ही वो लोअर सपोर्ट के साथ में कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर रिएक्शन एक्ट होना स्टार्ट होगा. और जब रिएक्शन एक्ट होना स्टार्ट होगा वो रिएक्शन हमको फाइंड करना है. सो A पे तो रिएक्शन एट प्रेजेंट आ रहा है बट C पे नहीं आ रहा है. नाउ दूसरा क्या चीज़ पूछा है, स्ट्रेसेस. स्ट्रेसेस कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमको सेक्शन AB में जो फोर्स है वो फाइंड करना पड़ेगा और सेक्शन BC में जो फोर्सेस है वो फाइंड करना पड़ेगा. उसके बाद हम फोर्स फाइंड करने के बाद में स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया से उनके AB सेक्शन और BC सेक्शन में हम स्ट्रेसेस भी फाइंड कर सकते हैं. अब मैकेनिज्म देखते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम था वो दोनों साइड से फिक्स था. सो दोनों साइड से फिक्स होने की वजह से और दोनों कॉन्टैक्ट में भी था, दोनों भी एंड्स जो थे दोनों एंड सपोर्ट के फिक्स सपोर्ट के कांटेक्ट में थे. इसके वजह से वहाँ पे रिएक्शन आ रहे थे और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था. राइट.
हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये इसके साथ में सपोर्ट में था, तो हमको यहाँ पे एक रिएक्शन फाइंड करना था और यहाँ पे एक रिएक्शन फाइंड करना था। सपोज ये RA हो गया, ये RD हो गया, राइट। नाउ एक चीज़ हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में क्या है कि कहीं पे भी कहीं पे भी स्पेस नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 1 mm स्पेस था, तो यहाँ पे हमने डेल्टा L कितना लिया था, 0 लिया था। बिकॉज जो भी इन फोर्सेस की वजह से, इन रिएक्शन की वजह से, यहाँ पे हमने देखा था कि 100 किलो न्यूटन था फोर्स, यहाँ पे समथिंग 200 किलो न्यूटन फोर्स था, तो टोटल 300 किलो न्यूटन था फोर्स। तो इन फोर्सेस की वजह से जो भी इस मेंबर के अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, वो डिफॉर्मेशन इस मेंबर को A, B, C, D, पॉइंट B और C पे ही एडजस्ट करना पड़ेगा डिफॉर्मेशन। और टोटल चेंज इन लेंथ तो 0 रहने वाला, क्योंकि एंड्स पे ये फिक्स्ड है, तो टोटल चेंज इन लेंथ कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो B और C के पॉइंट को ही एडजस्ट करके होगा, राइट। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 1 mm अलाउड है, तो 1 mm अलाउड है तो क्या होगा कि 1 mm तक ये फ्रीली डिफॉर्म होके यहाँ तक आएगा 1 mm तक। उसके बाद का जो डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद का वो डिफॉर्मेशन क्या है, वो प्रिवेंटेड है। जैसे कि यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन प्रिवेंटेड था, वहाँ पे 1 mm तक अलाउड है, 1 mm के बाद वाला डिफॉर्मेशन प्रिवेंटेड है, राइट। सो मैं इसको रफ करता हूँ अभी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर आप जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको एक डाउट आएगा, वो हॉरिजॉन्टल सम था, ये वर्टिकल सम है। जब हम पुलअप्स करते हैं तो पुलअप्स करते वक्त हमारे हाथ के ऊपर हमारी बॉडी का फोर्स एक्ट होता है, राइट। वो जब वो बार के ऊपर हमारे हाथ पे रिएक्शन फील होता है हमारी बॉडी के वेट की वजह से। उसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर सेक्शन AB और BC का भी तो कुछ वेट होगा, राइट। तो वो वेट क्या यहाँ पे एक्ट नहीं होगा, वो वेट क्या एज अ फोर्स कंसिडर नहीं होगा। तो हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक बेसिक डिफरेंस है। मैकेनिक्स के अंदर हम लोग जो भी बॉडीज़ कंसिडर करते हैं, दैट बॉडीज़ दोज बॉडीज़ आर कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी, और उन बॉडीज़ का डिफॉर्मेशन कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जो भी बॉडी कंसिडर करते हैं, दैट बॉडीज़ आर कंसिडर्ड एज डिफॉर्मेबल बॉडी। एंड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वी डू नॉट कंसिडर द मास ऑफ दैट बॉडी, वी ओनली कंसिडर द डिफॉर्मेशन ड्यू टू द फोर्सेस। और जो इनका वेट और मास होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम कंसिडर नहीं करते हैं। बट मैकेनिक्स में हम मैकेनिक्स में किसी भी बॉडी का हम मास और वेट कंसिडर करते थे। तो यहाँ पे जब तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किसी भी बॉडी का मास या वेट कंसिडर करने के लिए आपको नहीं बोलते, तब तक हमको इसका मास या वेट कंसिडर नहीं करना है। हमको विदाउट मास या वेट कंसिडर करते हुए ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे जो भी इसका मास या वेट रहेगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो 50 किलो न्यूटन लोड है एक्ट हो रहा है। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो भी फोर्सेस होंगे वो रिजल्टेंट फोर्स होंगे, राइट। बट इस वक्त मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 50 किलो न्यूटन है वो रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। एट दैट इंस्टेंट दिस 50 किलो न्यूटन लोड इज़ नॉट अ रिजल्टेंट फोर्स, बिकॉज आपका ये मेंबर BC जो है वो किसी बॉडी के साथ में या किसी सपोर्ट के साथ में कनेक्टेड नहीं है, टच कॉन्टैक्ट में नहीं है। वो कॉन्टैक्ट में नहीं होने की वजह से ये 50 किलो न्यूटन लोड क्या है यहाँ पे जो लगा हुआ है, वो 50 किलो न्यूटन लोड BC के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। जो भी ये 50 किलो न्यूटन लोड जो भी डिफरेंस लाएगा वो खाली बॉडी AB के अंदर ही लाएगा। जो भी डिफॉर्मेशन लाएगा खाली बॉडी AB के अंदर लाएगा, राइट। जब ये AB डिफॉर्म होके BC को नीचे वाले सपोर्ट के कांटेक्ट में ला देगा, उसके बाद यहाँ से जो भी रिएक्शन मिलेगा उस रिएक्शन की वजह से BC बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा। एंड जो भी रिएक्शन आएगा दैट रिएक्शन विल बी इक्वली ट्रांसफर टू सेक्शन AB ऑल्सो, बिकॉज सपोज करो यहाँ से 100 किलो न्यूटन फोर्स अगर BC के ऊपर लग रहा है तो वो 100 किलो न्यूटन BC के थ्रू AB के ऊपर भी लगेगा। सो दैट रिएक्टिव फोर्स विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड टू AB ऑल्सो थ्रू BC, राइट। सो लेकिन इनिशियली जो भी फोर्सेस 50 किलो न्यूटन एक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से BC के ऊपर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, बिकॉज दैट 50 किलो न्यूटन लोड दैट इज़ एक्टिंग ऑन सेक्शन B ओनली। BC तो जस्ट एज ए एक्सटेंशन उसके ऊपर काम कर रहा है, और BC के ऊपर वो फोर्स का इफेक्ट कब आएगा, जब ये इसके साथ में सपोर्ट के साथ में नीचे वाले सपोर्ट के साथ में कांटेक्ट में आ जाएगा, राइट। तो अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 50 किलो न्यूटन लोड की वजह से क्या 1 mm ही डिफॉर्मेशन आएगा इस सेक्शन AB के अंदर? नो। देखते हैं फिर कितना आएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था। डेल्टा जब दोनों तरफ से फिक्स थे तो डेल्टा L वहाँ पे हमने 0 कंसीडर करके डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 किया था। वैसे ही यहाँ पे
टोटल डिफॉर्मेशन जो है वो टोटल डिफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एल। अभी तो पता नहीं है टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा, 1 mm अलाउड है बट टोटल डिफॉर्मेशन होगा कितना वो हमको नहीं पता है। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी। नाउ डेल्टा एल ऑफ ए बी निकालना है तो हम तो निकाल सकते हैं इसको पी ए बी इंटू एल ऑफ ए बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी इंटू इलास्टिसिटी ऑफ ए बी। सो यहाँ पे प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, फिलहाल हम प्लस रहने देते हैं, और एल ऑफ बी सी। तो चेंज इन लेंथ एट दैट इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे बी सी में कोई भी चेंज आएगा, सिंस 50 किलो न्यूटन लोड जो एक्ट हो रहा है खाली ए बी के ऊपर ही एक्ट हो रहा है और वो इस सेक्शन पे एक्ट हो रहा है, और इस वक्त वो ए बी के ऊपर एक्ट हो रहा है और 50 किलो न्यूटन खाली ए बी का फोर्स है, इस वक्त वो रिजल्टेंट नहीं है। जब ये सपोर्ट के साथ में लोअर बॉडी कांटेक्ट में आएगी तब 50 किलो न्यूटन विल बिकम रिजल्टेंट, राइट। सो बी सी के ऊपर 50 किलो न्यूटन लोड एक्ट ही नहीं हो रहा है तो बी सी विल बी रिमेन सेम, उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, और जो भी डिफॉर्मेशन या चेंज इन लेंथ रहेगा दैट विल बी 0, राइट। सो मैं यहाँ पे डेल्टा एल लिख देता हूँ। नाउ पी ए बी को मैं 50 किलो न्यूटन लिख देता हूँ, 50 इंटू 10⁻3। लेंथ इसका कितना है ए बी का 1 मीटर, मीटर्स को हम लोग mm में कन्वर्ट कर देंगे। एरिया ऑफ ए बी इज़ 100 mm स्क्वायर इंटू इलास्टिसिटी ऑफ ए बी 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर में मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। नाउ ये कैलकुलेशन हम करते हैं डेल्टा एल। सो डेल्टा एल का कैलकुलेशन करने के बाद में हमको आंसर मिलता है 50 इंटू 10⁻3000 100 200 10⁻3, करेक्ट। सो आपको वैल्यू आती है 2.5 mm, यानी कि डेल्टा एल टोटल बार का जो चेंज इन लेंथ आएगा, टोटल बार का चेंज इन लेंथ यानी कि जो ए बी का चेंज इन लेंथ आएगा दैट विल बी नथिंग बट 2.5, क्योंकि एल चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी वॉज 0, सो जो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है 2.5 mm आ रहा है। बट 2.5 के बाद अलाउड कितना है, खाली 1 mm ही 2.5 mm डिफॉर्मेशन आएगा, बट अलाउड कितना है 1 mm। तो अगर 1 mm ही अलाउड है तो एक्सटेंशन प्रिवेंटेड कितना है वो देखते हैं। प्रिवेंटेड एक्सटेंशन प्रिवेंटेड इज 2.5 mm माइनस 1 इज इक्वल टू 1 mm, 1.5 mm। नाउ आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके इसके पहले का जो था वो नोट कर लिया है। नाउ मैंने इसके लिए एफबीडी यहाँ पे बना दिया है। ये डायग्राम जो है इस वक्त मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो सेक्शन सी है इस वक्त इसके कांटेक्ट में है, इसके लिए मैंने यहाँ से कंसिडर करते हुए ये सेक्शन बी सी बनाया इस तरफ, और ये सेक्शन ए बी है। नाउ जो रिएक्शन है आर सी अपवर्ड दिख रहा है इसके ऊपर। सो मैंने बताया था कि अगर आर सी एकदम एक्सट्रीम पे जो फोर्स होता है वो रियल फोर्स होता है, तो उसको लेके ही या तो हम डाउनवर्ड से सॉल्व करें या तो अपवर्ड से सॉल्व करें। तो डाउनवर्ड हमने आरसी कंसीडर किया हुआ है, और आरसी को लेके अगर आरसी अपवर्ड दिख रहा है तो यहाँ पे आरसी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, राइट। नाउ अभी मैंने बताया कि यहाँ पे रिएक्शन, हाँ यहाँ पे ठीक है रिएक्शन लेना है, तो चलो मैंने यहाँ पे आरसी अपवर्ड ले लिया है। अब 50 किलो न्यूटन का मेरे को ये दिख रहा है लोड दिख रहा है, तो 50 किलो न्यूटन की वजह से जो एक रिएक्शन यहाँ पे है दैट इज़ अपवर्ड, और जब ये रिएक्शन देगा तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा तो वो भी फोर्स समथिंग अपवर्ड ही आएगा। तो मैं चलो कंसीडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स आएगा आर ए, रिएक्शन जो फोर्स आए रिएक्टिव फोर्स जो आएगा आर ए दैट विल बी अपवर्ड। इन केस अगर वो मेरा डायरेक्शन करेक्ट नहीं रहेगा तो मुझे आर ए की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, दैट्स इट। तो चलो मैं आर ए अपवर्ड कंसीडर करके सॉल्व करता हूँ, राइट। अगर ये अपवर्ड है आर ए तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये टेंसाइल मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, कॉम्प्रेसिव मिल रहा है। सो ये 1.5 mm ये प्रिवेंटेड लेंथ है मैंने बताया आपको, और ये प्रिवेंटेड लेंथ की वजह से ही रिएक्शन आरसी आएगा, और ये रिएक्शन आरसी जो आएगा दैट रिएक्शन विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड टू बीसी, एंड बीसी से वो एबी में ट्रांसफ़र होगा। तो जो ये आरसी रिएक्शन ट्रांसफ़र होगा वो थ्रू आउट दी बॉडी सेम रिएक्शन ट्रांसफ़र होने वाला है। इसीलिए मैं क्या कंसिडर करूँगा कि जो चेंज इन लेंथ आया है प्रिवेंटेड लेंथ 1.5 mm के वजह से जो 1.5 mm इज़ दी टोटल चेंज इन लेंथ और द प्रिवेंटेड लेंथ। सो
that total change in length will be considered as change in length of AB plus change in length of BC. So जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते थे ना कि हमको वहाँ पे टोटल चेंज इन लेंथ 0 होता था, तो यहाँ पे हमको प्रिवेंटेड लेंथ दिया है 1.5 mm, हमने यहाँ से निकाला है, तो उसी 1.5 mm की वजह से ये जो है रिएक्शन आ रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे 1.5 mm लिख दिया और दैट उसको इक्वेट करा दिया डेल्टा एल ऑफ ए बी से और डेल्टा एल ऑफ बी सी से. सो यहाँ पे मैंने प्लस रखा है. अब ये प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? अभी इसके पहले मैंने जब इसकी वैल्यू निकाली है 2.5 की वैल्यू निकाली, तब यहाँ पे मैंने प्लस रखा था क्योंकि मुझे ये डायरेक्शंस नहीं पता थे. अब चलो मुझे ये पता चल गया कि ठीक है आर सी ऐसे है, तो आर सी यहाँ पर फोर्स कैसा लग रहा है? कॉम्प्रेसिव लग रहा है, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है बी सी में, तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन रख दूँगा, राइट. और यहाँ पे टेंसाइल है तो यहाँ पे प्लस ही रहने वाला है, करेक्ट. सो सॉल्व करते हैं. 1.5 एज इट इज़ डेल्टा एल ऑफ ए बी. सो ये पी ऑफ ए बी, फोर्स इन पी ए बी. पी ए बी लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फोर्सेस जो मैंने बताया कि ट्रांसफ़र होगा वो सेम ही ट्रांसफ़र होगा. तो पी इंटू एल ए बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी इंटू इलास्टिसिटी ऑफ ए बी माइनस P ही रहने वाला है. मैंने बताया कि फोर्स जो ट्रांसफ़र होगा थ्रू आउट दी बॉडी सेम होने वाला है, तो यहाँ पे भी P, यहाँ पे भी P ही रहने वाला है क्योंकि वही फोर्स यहाँ पे भी जा रहा है, वही रिएक्टिव फोर्स यहाँ पे भी जा रहा है इस बॉडी के अंदर भी. सो L ऑफ बी सी अपॉन A ऑफ बी सी इंटू E ऑफ बी सी. सो 1.5 इक्वल टू P एज इट इज़ रहेगा. लेंथ ऑफ ए बी हमको पता है कितना है. लेंथ ऑफ ए बी, ए बी का लेंथ इज़ 1 मीटर, दैट इज़ 1000 mm अपॉन एरिया ऑफ ए बी इज़ 100 mm स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इलास्टिसिटी ऑफ ए बी इज़ 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ माइनस P इंटू एल ऑफ बी सी इज़ 200 स्क्वायर 200 अपॉन सॉरी ये लेंथ ऑफ बी सी. लेंथ ऑफ बी सी इज़ 2 मीटर, सो 2000 mm. एरिया ऑफ बी सी इज़ 200 इंटू इलास्टिसिटी इसका हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ करेक्ट है. सो जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो एक ही अननोन है खाली P. से कैलकुलेशन करने के बाद में हमको P का वैल्यू मिलने वाला है. तो जो P का वैल्यू मिलता है मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ. सो P कम्स 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और इसको हम किलो न्यूटन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15 किलो न्यूटन बिकॉज ये 10⁻³ यहाँ पे है. सो 15 किलो न्यूटन हमको वैल्यू मिल गई. नाउ P की वैल्यू हमको जो मिली वो पॉजिटिव मिली है. दैट मीन्स हमने जो RC का डायरेक्शन अज्यूम किया था दैट इज़ करेक्ट. सो 15 किलो न्यूटन अपवर्ड होगा, राइट. नाउ RC की वैल्यू जब मुझे 15 किलो न्यूटन मिल गई तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 15. नाउ रिजल्टेंट 50 किलो न्यूटन दिख रहा है. सो ये RA की जगह पे नाउ दिस सेक्शन BC और AB जब कांटेक्ट में हैं आते हैं तो RC और RA दोनों का एडिशन हो जाएगा, राइट. क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डायरेक्शन रखा है डाउनवर्ड रखा है, तो देख के भी लग रहा है कि दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है. और अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 50 किलो न्यूटन. सो 50 माइनस अगर मैं 15 करता हूँ तो जो वैल्यू आती है 35. सो अगर सपोज़ करो मैंने RA की वैल्यू 35 रख दी, सो 15 प्लस 35 करते तो 50 किलो न्यूटन भी आ जाता है एंड दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है, तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही मिलने वाला है. सो RA इज इक्वल टू 35. सो इससे हमको क्या मिल गया? वैल्यू ऑफ RC इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन अपवर्ड, वैल्यू ऑफ RA इज इक्वल टू 35 किलो न्यूटन, दैट इज ऑल्सो अपवर्ड. और क्या फाइंड करने को बोला है? स्ट्रेसेस इन AB, stress in BC and stress in AB. So PAB upon area of AB. So PAB is nothing but your
आर ए 35 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया ऑफ ए बी कितना है 100। यहाँ से हमको सिग्मा ऑफ ए बी मिल जाएगा। नाउ पी ऑफ बी सी, सिग्मा बी सी निकलने के लिए पी ऑफ बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी सी इक्वल टू पी बी सी, यानी कि बी सी के अंदर जो फोर्स है कौन सा है 15, और ये फोर्स कैसा है कॉम्प्रेसिव फोर्स है। तो यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा जो स्ट्रेस मिलने वाला है वो कौन सा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, और ये जो स्ट्रेस है ये कौन सा है टेंसाइल स्ट्रेस है। सो यहाँ पे आप वैल्यू निकालने के बाद में आप लिख देंगे टेंसाइल, और यहाँ पे पी बी सी कितना है 15 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 200 ए ऑफ बी सी। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद में आपको यहाँ पे लिख देना है कॉम्प्रेसिव। तो सिग्मा ए बी और सिग्मा बी सी की वैल्यू जो आती है, सिग्मा ए बी की वैल्यू कम्स टू 350 मेगा पास्कल, यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल, एंड वैल्यू ऑफ सिग्मा बी सी इज 75 मेगा पास्कल, दैट इज़ कॉम्प्रेसिव। सो इस तरीके से आपको फोर्सेस इन ए बी बी सी मिल गया, आपको स्ट्रेसेस इन ए बी एंड बी सी मिल गया, राइट आपको रिएक्शन मिल गया आर सी और आर ए। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।